आइए, 31वां सवाल बोल रहा है, जरा सुनिएगा। सवाल क्या बोल रहा है? 31वां सवाल बोल रहा है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन था। उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है कि आपको है ना। आगे चलिए। 32 नंबर सवाल बोलता है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है। करंट अफेयर का सवाल है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? गणेश हाँ, गणेश ज्ञानेश कुमार है ना वर्तमान में। जी चुनाव सर। आयोग जो है कि आपको बात करेंगे, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में चुनाव आयोग की चर्चा है? चुनाव आयोग 124। 324 में, चुनाव आयोग के 24 में जो है कि आपको चर्चा है। ओहो, किनका रिपीट है, बंद कीजिएगा। चुनाव आयुक्त कोई रजिया और जी, है ना। आपके आपके तरफ से है। हाँ, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, क्या बोले? बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ये है ना, ज्ञानेश कुमार। हाँ, तो मुख्य की बात में जी कर रहे थे। हाँ। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कि आपको ज्ञानेश कुमार है। केंद्रीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक जो है कि आपको निकाय है, और इसका कार्य जो है कि देश भर में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जो है कि आपको क्या करवाना, चुनाव जो है कि आपको करवाना जो है कि आपको होता है। और चुनाव आयोग जो है कि आपको किसका किसका चुनाव करवाता है? तो राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, लोकसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये सबका चुनाव जो है कि आपको कौन करवाता है? तो ये सबका चुनाव जो है कि आपको केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है कि आपको करवाता है। लेकिन स्थानीय निकाय राष्ट्रपति का भी चुनाव करवाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का भी करवाता है, दोनों का करवाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। लेकिन स्थानीय निकाय जिसमें नगर पंचायत और नगर निगम का चुनाव जो है कि आपको कौन करवाता है? तो ये राज्य सरकार के अधीन राज्य चुनाव आयोग जो है कि आपको करवाता है। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इस बात को याद रखिएगा। चुनाव आयोग के बारे में वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में? तो भाग नंबर 15 में जो है कि आपको 15। होने वाला है। और अनुच्छेद नंबर कौन सा? अनुच्छेद नंबर 324 324। जो है कि आपको होने वाला है। शुरुआत में चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन वर्तमान में ये 3 सदस्यीय होने वाला है। एक इसके मुख्य जो है कि चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 इसके क्या होते हैं? 2 इसके सदस्य जो है कि आपको होते हैं, अन्य जो है कि आपको होते हैं। चलेगा। अध्यक्ष को जो है कि आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जबकि बाकी 2 सदस्य को अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। और दोनों की नियुक्ति कौन करता है? तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। हाल ही में जो है कि आपको 3 सदस्य जो है कि आपको शक्ति समान होती है ना। तीनों की शक्ति जो है कि आपको समान होती है। चुनाव आयोग द्वारा कोई भी निर्णय सदस्य के बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है। सभी चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और सभी चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए? देखिए यहाँ पर दिया है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा वो जो है कि आपको हट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति का उम्र 60 साल है, 60 साल है, तो वो अगले कितने साल तक चुनाव आयुक्त के पद पर रहेगा बना हुआ? 5 साल। 5 साल। 5 साल रहेगा। अगर कोई व्यक्ति का उम्र जो है कि 64 साल है, तब चुनाव आयुक्त नियुक्त हुआ, तो कितना 3 साल। साल बने रहेगा? 1 साल। 1 साल ही बना रहेगा। क्लियर है ना? या किसी व्यक्ति का जो है कि आपको 58 साल उम्र है, तो ये कितना साल तक कार्यकाल करेगा? तो ये 6 वर्ष तक जो है कि आपको करेगा। कितना वर्ष तक? 6 वर्ष तक करेगा। तो 58 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा? 58 में 6 जोड़िएगा तो 64 जो है कि आपको होगा। मतलब 65 से कितना है, एक कम में है। मतलब ये 6 साल का पूरा पूरा कार्यकाल को अपना निभा देगा। आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान जो है कि प्रक्रिया अपनाई जाती है। अन्य चुनाव आयुक्त को जो है कि आपको किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के सलाह पर हटाया जा सकता है। दो वो अगर अन्य को हटाना हो तो राष्ट्रपति कभी भी मुख्य से जो है कि सलाह लेंगे और अन्य को हटा देंगे। लेकिन मुख्य को हटाना हो तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है कि हटते हैं, वैसे सेम प्रक्रिया किसको हटाने के लिए काम करना होगा? सेम प्रक्रिया जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए करना पड़ेगा। 2018 का पेपर है, जरा देखिएगा क्या बोलता है। प्रश्न बोलता है कि भारत के संविधान के उद्देशिका, उद्देशिका को ही कहते हैं क्या? प्रस्तावना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्ताव। उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, पहला है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में जो है कि आपको क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। क्या यह सही है? न्यायालय में इसको परिवर्तनीय नहीं, मतलब कि न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताता है जिन्हें संविधान में स्थापित करना और आगे बढ़ना जो है क्या आगे बढ़ाना चाहता है।
बिल्कुल सही है। अगर बोलता है कि अगर भारतीय संविधान को या किसी भी देश के संविधान को पढ़ना है या उसके बारे में झलक या तस्वीर देखना है तो उसकी क्या पढ़नी पड़ेगी, उसकी उद्देशिका पढ़नी पड़ेगी, जिससे उसका झलक या तस्वीर जो है कि आपको क्लियर हो पाएगा। दूसरा भी सही है। तीसरा बोलता है कि उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करता है या करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार को प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। तीसरा भी जो है कि आपको क्या है, सही है। तो एक दो तीन, तीनों का तीनों जो है कि आपको विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट होगा। उद्देशिका को ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है और यही उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव, कैबिनेट उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि संविधान सभा में कब रखा जाता है, तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा जाता है। किसके द्वारा रखा जाता है, तो ये रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको रखा जाता है। और इसको अपना कब लिया जाता है या पारित कब कर लिया जाता है, तो 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। और यही उद्देशिका जो है कि आगे चलकर प्रस्तावना का रूप जो है कि आपको लेता है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा और भारतीय संविधान का दर्शन या भारतीय संविधान का कुंजी किसे कहा गया है, कुंजी जो है कि प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा गया है, तब क्या आंसर होगा, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार को। हाँ, आर्टिकल 32 होगा। कौन होगा, आर्टिकल नंबर 32 होगा। 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 पांच प्रकार का। प्रकार का रिट जो है कि आपको जारी करता है। वर्तमान में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना गया है और संसद इसमें संशोधन जो है कि आपको कर सकती है, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है ना। जब तक भारतीय संविधान में प्रस्तावना पर एक बार जो है कि मात्र संशोधन हुआ, प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है, कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया और 3 शब्दों को जोड़ा गया प्रस्तावना में। वह 3 शब्द कौन थे, समाजवादी, अखंडता। सही है। क्या क्या है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है कि आपको शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किस वाद विवाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग या भाग नहीं माना गया था, ये बताइए। किस भाग या वाद में, ये बेरोजगारी था। अरे केशवानंद भारती में मान लिया गया है ना। क्या होगा, बेरूबारी। बेरूबारी में जो है कि आपको नहीं माना गया। बेरूबारी में कहा गया कि भारतीय संविधान का भाग नहीं है कौन, प्रस्तावना भाग नहीं है, इसमें संविधान संशोधन नहीं हो सकती है। ठीक है। और ये बेरूबारी वाद संघ की बात करेंगे, कब आता है बेरूबारी वाद संघ, 1960 में बेरूबारी वाद संघ जो है कि आपको आता है, इसमें नहीं माना गया। उसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में आता है। कब आता है, 1973 में आता है। और इसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक टर्म्स कंडीशन लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है कि इसके मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। किसमें, मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में निजता का अधिकार भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया। किसमें अधीन है निजता का अधिकार, घूमने फिरने, शादी ब्याह करने का अधिकार, यही कपड़ा लत्ता पहनने का अधिकार, ये सब आर्टिकल नंबर 21 में जो है कि आपको होगा। इसी को निजता का अधिकार को राइट टू प्राइवेसी कहते हैं। और राइट टू प्राइवेसी किस केस में स्थापित किया गया था, तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। पुट्टास्वामी केस में जो है कि आपको इसको राइट टू प्राइवेसी को जो है कि स्थापित किया गया था। अनुच्छेद नंबर 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है और इसके अंतर्गत स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पर्यावरण, मनपसंद जीवन साथी, मतलब लड़की के साथ शादी करने का अधिकार भी जो है कि आपको देता है। या लड़की है तो लड़का के साथ शादी करने का अधिकार जो है कि आपको देता है, आर्टिकल नंबर 21, है ना। आगे चलते हैं। इसीलिए ना देखते हैं कि जो है कि 18 साल के प्लस जो है कि कोई भागता है तो एगो वीडियो बनाता है कि हम अपने मनपसंद जो है कि आपको वर से या वधू से विवाह कर लिए, शादी विवाह हो चुका है,
कि कुछ पर इस पर कोई क्लेम जो है कि आपको ना हो। तो यही जो है कि कोर्ट मैरिज आर्टिकल कर 21 लेता जो है है। कि वहां पर, हाँ आर्टिकल 21 जो है कि वहां पर जो है कि आपको काम करता है, कि निजता का अधिकार है, मौलिक अधिकार के तहत जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंटरनेट की अधिकार होने वाला ये सूचना का अधिकार है, ये भी मौलिक अधिकार है। निजी भवन पर झंडा फहराने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के 1 के क में जो है कि इसको रखा गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर देश के अंदर कहीं भी जो, इंटरनेट का अधिकार। हाँ बिल्कुल, इंटरनेट आपका मौलिक अधिकार में आता है। आप इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट से आपको नहीं रोका जा सकता है, ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है ना। अगर कोई रोकता है, सरकार रोकता है, तो सरकार को जो है कि जवाब देना पड़ेगा। इसलिए देखते हैं कभी इंटरनेट को बंद होते हुए, इंटरनेट दंगा सरकार फसाद बंद कर देता इत्यादि है जो। इत्यादि हो। अर्थ किसके लिए बंद करता है, हमारे आपके लिए बंद करता है कि दंगा फसाद को क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। अगर नहीं, अगर जो है कि अगर दंगा फसाद जो है कि अगर इंटरनेट को खुला रखेंगे, कहीं राइट हो जाता जी है, जी। तो वीडियो क्या होगा, सब जगह एक दूसरे से फैल जाएगा। अब पटना में कोई राइट हो गया, कोई दंगा हो गया, यही यही ना जो है कि आपको राइट करवाने का क्या हुआ, पटना का वीडियो जो है कि आपको चल गया दिल्ली में, और दिल्ली में वो समुदाय का कोई लोग है तो वहां पे मारपीट करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा जगह दंगा फैल जाएगा। तो इसलिए रोकने के लिए कि पटना का वीडियो पटना से बाहर न जाए, इसलिए पटना का नेट को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है कि यहाँ नेट नहीं चलेगा। तो कुछ दिनों के लिए, कुछ समयों के लिए जो है कि आपको किया जाता है, लेकिन हमेशा के लिए क्या बंद कर देगा, नहीं बंद करेगा। क्या हमेशा के लिए एक एरिया का नेटवर्क बंद कर देगा, नहीं बंद कर सकता है। निजता का अधिकार है, सूचना का अधिकार, इंटरनेट मौलिक अधिकार होने वाला है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, यस। देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार है ना, आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो है कि आपको क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। और विदेश में घूमने का अधिकार निजता के अधिकार 21 के तहत मौलिक अधिकार होगा। शिक्षा का अधिकार जो है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के क में रखा गया, और इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत आर्टिकल 3 जगह जो है कि आपको समाहित किया गया। एगो 21 के क में, एगो 45 में, और एगो 51 के क के 11 नंबर पॉइंट मौलिक कर्तव्य के, कौन सा पॉइंट, 11 नंबर पॉइंट में जो है कि आपको शामिल किया गया। ठीक है, चलिए, तो यो पढ़ दिए, यो पढ़ दिए, यो पढ़ दिए, तीनों हो गया। आगे चलते हैं, नोट में मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में मौलिक अधिकार का उल्लेख था, जबकि मौलिक कर्तव्य का नहीं था, है ना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, है ना, सिफारिश पर सोवियत संघ रूस के तहत संविधान के तर्ज में भारतीय संविधान में 10 जो है कि आपको क्या जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको जोड़ा गया। 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको कब, वही 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि क्या किया गया, जोड़ा गया था। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा, आर्टिकल नंबर 19 क्या बोलता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 20 की बात करेंगे, अपराध दोष सिद्ध होने के विरुद्ध जो है कि आपको संरक्षण। और 144वां क्या बोलता है, यह भारत के सभी नागरिक और न्यायिक अधिकारियों के बीच सर्वोच्च जो है कि आपको न्यायालय का पक्ष जो है कि आपको कार्य करना, आर्टिकल 144 बोलता है। देखिएगा 35वां सवाल क्या बोल रहा है, संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वह मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो है कि आपको कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल नंबर कहां से लेकर कहां तक, 19 से लेकर 22 तक 19 है। से तो 22। आपको पता है कि केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, जिसमें 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, यही ना 5 गो 6 गो है, 3 और 2 5 गो, यही 5 गो है। ये केवल किसको प्राप्त है, ये ओनली जो है कि आपको किसको है, ओनली इंडिया को जो है कि आपको प्राप्त है, जो भारतीय होगा, इंडियन होगा, उसको प्राप्त है। इसके अलावा जो है कि आपको 17 हो गया, 18 हो गया, फिर जो है कि आपको 20 हो गया, 21 हो गया, 29 से पहले 28 तक चलिए। और ये सब जो है कि आपको भारतीय के साथ साथ किसको प्राप्त है, विदेशी नागरिक भी अगर कोई आता है तो उसको भी जो है कि आपको प्राप्त होने वाला है। तो वो बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, कि केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित ये स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है। और 19 से केवल किसके लिए, केवल अपने भारतीय नागरिकों के लिए जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ से क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है। और वर्तमान में आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार में, है ना,
मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया जो केवल किसके पास प्राप्त है, तो ये केवल भारतीय के पास जो है कि आपको हो सकता है। 19 का एक बोलता है वाक या अभिव्यक्ति, बोलने की आजादी, स्वतंत्रता पूर्व जो है कि आपको बोलने की आजादी है और प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता जो है कि आपको होने वाला आर्टिकल 19 के 1 के तहत। 2 में बोलता है कि शांतिपूर्ण जो है कि आपको बिना किसी हथियार के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब जो बीपीएससी वाला धरना प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्वक बैठ के एक स्थान पर, किसी को कोई क्षति न पहुंचा के, ये किस मौलिक अधिकार के तहत हो रहा था, तो 19 के 2 के तहत जो है कि आपको हो रहा था। 19 के 2 के तहत आप पीसफुल कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, भारतीय संविधान आपको यह अधिकार देता है। ठीक है। 19 का 3 की बात करेंगे, सभा या संगठन बनाने की आजादी जो है कि आपको देता है। अगर आप जो है कि आपको सभा या संगठन बनाते हैं तो भी जो है कि आपको 19 का 3 आजादी देता है। चौथा बोलता है 19 का 4 की भारत में जो है कि आपको कहीं भी यातायात मतलब घूमने का अधिकार जो है कि आपको होने वाला है। ये 19 का 4 बोलता है। 19 का 5 जो है कि आपको जहां कहीं घूमने जाइएगा तो फिर वहां रहिएगा ना, तो वहां पर जो है कि ठहरने या बसने या निवास करने की स्वतंत्रता जो है कि 19 का 5 देता है। और 19 का 6 जो है कि आपको क्या था, 19 का 6 जो है कि आपको है ना क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। और 19 का 7 क्या बोलता है, 19 का 7 जो है कि आपको बोलता है कि आप उस जगह पर स्वरोजगार रोजगार इत्यादि जो है कि आपको कर सकते हैं। 19 का 7 जो है कि आपको बोलता है, यहाँ पर एगो चिन्ह कर लीजिएगा, 7 बना दीजिएगा, क्या है कि यहाँ पर 6 दिख रहा है। ठीक है, ये जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 36वां नंबर सवाल। 36वां सवाल बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले पे पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। हम आपको बताए थे कि 42 के तहत समाप्त कर दिया गया, 44 के तहत क्या किया गया, फिर से लगा दिया गया। 42 के तहत ये बोला गया, ये क्या बोलता है, 42 जो है कि आपको बोलता है कि अगर कोई राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर जाता है ना, तो उस पे राष्ट्रपति क्या करेंगे, सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, मतलब बाध्यकारी हो जाएंगे। ठीक। और 44 क्या बोलता है, 44 बोलता है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक कानून जाता है तो राष्ट्रपति उसको एक बार, किसको एक बार जो है कि फिर से लौटाने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। अगर लौटा दिए और कैबिनेट लौटाने के बाद अगर उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, फिर से वही चीज को दोबारा भेज देता है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पे जो है कि आपको अपना सहमति दिखाना पड़ेगा। हाँ, बाध्य मानना ही होगा। अगर देता है, अगर जो है कि आपको करके भेजता है, तैयो जो है कि आपको करना ही पड़ेगा। मतलब एक बार लौटाने की शक्ति किसको दे दिया गया है, तो एक बार लौटाने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको दिया गया था, 1978 में हुआ था। और ये 44वां जब 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई के शासनकाल में ये जो है कि आपको संविधान संशोधन किया गया था। तो किसमें यह शक्ति दिया गया, तक मंजूरी देना अनिवार्य हो गया, तो ये कितना में, 24वां नंबर के संविधान संशोधन, 24वां नंबर का संविधान संशोधन 1971 के तहत ऐसा कर दिया गया कि आपको क्या देना है, विधेयक पे मंजूरी जो है कि आपको देना ही देना है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह जो है कि आपको मानना क्या कर दिया, कैबिनेट की सलाह मानना अनिवार्य जो है कि आपको कर दिया। अर्थात राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक पर क्या करना हो गया, हस्ताक्षर करना जो है कि आपको अनिवार्य जो है कि आपको होगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति एक बार क्या कर सकते हैं, पुनः विचार के लिए वापस जो है कि आपको भेज सकते हैं, परंतु अगली बार मानना क्या हो गया, मानना अनिवार्य हो गया। अर्थात राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए भेजने की शक्ति मिला, लेकिन दूसरे बार राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी जो है कि आपको बना दिया गया। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम इंदिरा गांधी के शासनकाल में सरकार में जो है कि कई बदलाव किए गए थे, जिससे मोरारजी देसाई के शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस जो है कि जो भी बदलाव किए गए थे उसको फिर से बदल के क्या किया गया, सही जो है कि आपको कर दिया गया। आगे चलते हैं, रामनाथ कोविंद जो है कि देश के कैमे राष्ट्रपति थे, 14वें थे। करंट अफेयर का सवाल है, हटा दीजिए इसको, है ना।
देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे जो है कि दलित जो है कि क्या थे, दलित राष्ट्रपति जो है कि आपको थे। और भारत के प्रथम जो है कि आपको दलित राष्ट्रपति की बात करेंगे, कौन थे प्रथम दलित राष्ट्रपति? आर के नारायण। अच्छा, के आर नारायण है। के आर नारायण जो है कि आपको होने वाले हैं राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद जो है कि आपको राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये बिहार के राज्यपाल जो है कि आपको थे। आगे देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी और दूसरी जो है कि आपको महिला थी। तो पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह जो है कि आपको पाटिल थी। आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है कि आपको स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली जो है कि आपको उड़ीसा की प्रथम राष्ट्रपति जो है कि आपको होने वाली है। और ये कहाँ की राज्यपाल भी रह चुकी थी? ये झारखंड के राज्यपाल भी जो है कि आपको रह चुकी थी। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है कि आपको लिया है। जबकि व्यक्तिगत क्रम में जो है कि आपको 15वें राष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति क्रम में जो है कि कैमे नंबर के 16वें नंबर के जो है कि आपको होने वाले हैं। 16वां नंबर कहाँ पे वेरी कर जाता है? तो ये राजेंद्र बाबू जो है ना, 2 बार क्या बनते हैं? 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं, इसीलिए जो है कि ऐसा वेरी कर जाता है। व्यक्ति हो जाएगा 15, लेकिन पद पर जो शपथ ग्रहण होगा वो कैमे क्रम का हो जाएगा? 16वें क्रम का हो जाएगा। 16वें क्रम का इसलिए होगा क्योंकि 2 बार शपथ ग्रहण कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद आपको करते हैं। आगे चलते हैं। सब सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिलाना है। देखिए तो मिला। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, चौथा अमेरिका से जो है कि आपको लिया गया है ना। राज्य के डीपीएसपी आयरलैंड, तीसरा आयरलैंड है ना। आयरलैंड से जो है कि आपको लिया गया है। केंद्र राज्य के बीच जो है कि आपको संबंध किया, तो 3-4 हो गया। 3-4 जो है कि आपको हो गया। ये जो है कि आपको कनाडा से हो जाएगा और ये जो है कि आपको ब्रिटेन से हो जाएगा। 3-4-1-2, 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर 3 जो है कि आपको निकल कर सामने आ गया। मौलिक अधिकार अमेरिका, राज्य के नीति सिद्धांत आयरलैंड, मंत्रिमंडल जो है कि आपको सरकार ब्रिटेन से, और केंद्र राज्य का संबंध जो है कि आपको कहां से? कनाडा से जो है कि आपको होता है। देखिएगा आगे बोलता है कि भारतीय संविधान पर कोई भी जो है कि आपको देश और विदेशी स्रोत जो है कि आपको प्रभावित है। बहुत सारे जो है कि देशी विदेशी स्रोत जो है कि आपको प्रभावित है। और सबसे अधिक प्रावधान की बात करेंगे कहां से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत जो है कि आपको लिया गया। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि डीपीएसपी कहां से लिया गया? डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। निर्वाचन मंडल की बात करेंगे, निर्वाचन मंडल कहाँ के संविधान से? इहो आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। अवशिष्ट सूची पूछ दे कहाँ के संविधान से लिया गया? तो कहाँ के संविधान से अवशिष्ट सूची? ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया। लेकिन समवर्ती सूची अगर पूछ दे तब कहाँ के संविधान से? तब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। लेकिन अगर संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कर दे तब कहाँ के संविधान से? संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया साहब। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से जो है कि आपको लिया गया। अगला प्रश्न पूछ दे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। तब फ्रांस से जो है कि आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्य पूछ दे कहाँ से लिया गया है? रूस से। रूस से जो है कि आपको लिया गया। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन उपबंध कहाँ के संविधान से लिया गया? जर्मनी से। जर्मनी के संविधान से जो है क्या? जर्मनी के संविधान से लिया गया। और पूछ दे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तब कहाँ के संविधान से? जापान के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर पूछ दे कहाँ से लिया गया, तब कहाँ से होगा? दक्षिण अफ्रीका से जो है कि आपको होगा। कहाँ से होगा? दक्षिण अफ्रीका से होगा। अगर पूछ दे लोक जनहित याचिका जिसको कहते हैं पीआईएल कहाँ के संविधान से लिया गया? ये भी दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के संविधान से। कहाँ? अमेरिका के संविधान से पीआईएल जो है कि आपको लिया गया है। क्लियर है ना? बहुत सारे सवाल हमने आपको पूछ लिया। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि किसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए नियुक्त किया गया? ये करंट अफेयर का सवाल है, वर्तमान में देख लीजिएगा जो होगा वो, है ना। सीएजी की चर्चा की बात करेंगे। सीएजी चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 148 में है। और इसे
लोक वित्त या सार्वजनिक धन का संरक्षक या नियंत्रक कहा जाता है। और सीएजी अपना रिपोर्ट किसको देती है? सीएजी अपना रिपोर्ट किसको सौंपती है बताइए? राष्ट्रपति। या राष्ट्रपति कहाँ रखवाते हैं इसका रिपोर्ट को? सदन के पटल पर रखवाते हैं। और सीएजी रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करती है? यो क्वेश्चन पूछा गया है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करती है बताइए? लोक लेखा। हाँ, लोक लेखा। अरे तो इतना घबराना क्या है, बोलिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। लोक लेखा समिति जो है कि आपको करता है। अच्छा, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 को कितना सदस्य होते हैं? 15 को और 7 को, तब ना 22 को, 10 को कैसे है ना? 15 और 60, 15 कहाँ से? लोकसभा। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से जो है कि आपको होते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति की बात करेंगे, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 45 को। 45 है 45 को बोल रहे, 30 को होता है। कितना होता है? 30 को जो है कि आपको प्राक्कलन समिति में होता है। 30 का 30 कहाँ से होता है? लोकसभा से जो है कि आपको 30 के 30 लोकसभा से होता है। चाहे वो प्राक्कलन समिति हो, चाहे वो लोक लेखा समिति हो, कोई भी मंत्री जो होते हैं ना, भारत सरकार के कोई मंत्री, ये इसके सदस्य जो है कि आपको नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सदस्य जो है कि आपको नहीं होते हैं। क्लियर है ना? और जो लोक लेखा समिति होता है ना, वो हमेशा उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष का नेता जो है कि उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और सीएजी जो है कि आपको इसकी रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। इसीलिए बोला जाता है सीएजी का आंख कान नाक किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक ना? कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे चलते, सब तो बता ही दिए। देखिए सीएजी के तहत 3 जो है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। विनियोग लेखाओं के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं एवं जो है कि आपको तीसरा है सरकारी उपक्रमों की लेखा रिपोर्ट। सबका लेखाओं का रिपोर्ट जो है कि आपको यही रखता है। आगे चलते हैं। बाद में इन रिपोर्टों को जो है कि दोनों सदनों में सभा पटल पे जो है कि आपको कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। क्या हुआ? क्या फिर से बोलिए, आवाज नहीं आया। बोल रहे हैं सर कि सीएजी का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये ऑडिट करता है किसी भी जो है कि आपको कंपनी, किसी भी जो है कि सरकारी जो है कि विभाग का ऑडिट कौन करता है? यही जो है कि आपको ऑडिट करता है। सरकारी विभाग, पैसा सरकार का खर्चा कैसे होता है? सरकारी विभाग के माध्यमों से पैसा खर्चा होता है। और उस सरकारी विभाग का पैसा खर्चा हुआ कितना, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, उसका रिपोर्ट जो है कि आपको ऑडिट कौन करता है? तो यही सीएजी जो है कि आपको करता है। और ये इसी का रिपोर्ट का, सरकारी पैसा का रिपोर्ट का जांच कौन करता है? तो विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का जो है कि सदस्य मिलकर जो है कि आपको करता है। क्लियर? सब एक भारतीय संविधान एकदम जो है कि बेस्ट है। ठीक ना? देखिए, सरकार है किसी और का, खर्चा कर रहा है जो है कि आपको मंत्रालय या सरकार के अधीन जो मंत्रालय, उस मंत्रालय से खर्चा हो रहा है। और उस मंत्रालय के रिपोर्ट का गणना कौन कर रहा है? सीएजी कर रहा है। और सीएजी का गणना कौन करता है? तो ये जो है कि आपको लोक लेखा समिति कर रहा है। देख रहे हैं ना? विपक्षों में बैठलो, ओकरो जो है कि एक एक जानकारी चाहिए, कैसे कैसे क्या हुआ। आगे चलते, आवाज जा रहा है ना? आगे चलते हैं। सीएजी की रिपोर्ट जो है कि आपको लोक लेखा समिति जो है कि आपको जांच करती है। सीएजी संसद का एक एजेंट होता है, एजेंट के रूप में होता है। और यह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार जो है कि आपको होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और शपथ ग्रहण भी कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का जो है कि आपको होता है। या 6 साल कर लीजिए तब, या 65 वर्ष कर लीजिए तब। पद से हटाने की प्रक्रिया है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाने की प्रक्रिया है ना, सेम इसमें भी यही प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है कि आपको होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन दिया है जरा देखिए। पहला कथन बोलता है कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार गठन होता है। क्या लोकसभा के चुनाव में लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? यस सर। हाँ, तो लोकतंत्र है या अच्छा, तो लोकसभा मतलब कि लोकतंत्र को ही लोकसभा बोल रहा है। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा वोट देकर सरकार का चयन किया जाता है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? लोकतंत्र का मतलब ही समझिए कि लोगों के द्वारा क्या करना? सरकार का गठन करना। लोग अगर जनता अगर वोट नहीं देगा तो कैसे लोकसभा में चुनाव जो है कि आपको होकर सरकार का गठन हुआ ना? तो यही क्या हुआ? यही तो लोकतंत्र हुआ ना। क्या लोगों के द्वारा, जनताओं के द्वारा सरकार को चुना गया कि नहीं गया? सही है कि नहीं है? पहला
पहला जी। सही हो गया। चलते हैं दूसरा। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। क्या लोकतंत्र में वर्तमान जो है कि आपको सत्ताधीन जो लोग हैं उसकी होने की संभावना क्या अधिक होती है? बिल्कुल सही है। देखिए लोकसभा में जो है कि आपको इस बार चुनाव हुआ, पिछले बार भी सरकार किसका था? मोदी का है। और इस बार भी सरकार किसका हो गया? सरकार जो है कि कैबिनेट मोदी का हो गया। मतलब इसका जो है कि ज्यादा प्रबलता जो होता है ना, कि जो सत्ता में है ना उसी की बनने की ज्यादा संभावना होती है। ऐसे हो सकता है कि पलट भी जाए, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? संभावना अधिक होता है, संभावना की खेल कर रहा है। मतलब ये भी जो है कि क्या है, सही है। तीसरा क्या बोलता है कि इसमें प्रत्येक मत का मूल्य जो है कि आपको एक समान होता है। क्या हम 1 करोड़ रुपया वाला इंसान है, आप 1 रुपया वाला इंसान है, जितना हम वोट डालेंगे, जितना मेरा वोट का वैल्यू होगा उतना ही आपका भी होगा। तो एक एक वोट का वैल्यू समान है कि नहीं है? तो इसमें एक एक वोट का वैल्यू क्या है? समान है। चाहे एक गरीब आदमी काहे न देश में वोट डाले और एक अंबानी परिवार का एक सदस्य काहे नहीं वोट डाले, दोनों का वोट क्या होगा? दोनों का वोट जो है कि बराबर होगा। इसलिए अर्थात तीनों कथन क्या हो गया? तीनों कथन जो है कि आपको सही हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए, आगे चलते हैं। देखिएगा, लोकतंत्र एक ऐसी शासन शासन प्रणाली है जो जो लोग अर्थात जनताओं के द्वारा चलाई जाती है, और इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये भाषा की बात करेंगे। भाषा है ग्रीक भाषा। कौन सा भाषा है? ग्रीक भाषा से जो है कि आपको हुई है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। यह कथन जो है कि आपको पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति किसका था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब्राहम लिंकन। डायरेक्ट यही लिखेगा, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पेन से लिखा हुआ MVVI लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? यहाँ साइड में देखिए ना, यहाँ लिखा होगा। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे शासन प्रणाली को कहा जाता है इसमें जनता क्या देता है? वोट देता है। जनता वोट दिया उसको कैसा लोकतंत्र कहेंगे, है ना? उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है कि आपको कहेंगे। ठीक ना? देखिएगा, नहीं सुनिएगा। प्रत्येक लोकतंत्र ऐसे शासन प्रणाली प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है कि हर निर्णय में जो है कि आपको भाग लिया जाता है ना? जितना भी सरकार के द्वारा निर्णय आएगा ना उसमें कौन भाग लेगा? जनता अगर भाग लेगा तो जो है कि आपको वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। और इस प्रकार के शासन प्रणाली छोटे या शिक्षित देशों में सफल होता है। जो छोटा छोटा देश होता है ना उसमें हर एक लोगों से पूछ लिया जाता है कि क्या सरकार जो है कि यह नियम कानून ला रहा है, सही है, सही है, सही है। अगर सही है तो आता है, नहीं है तो नहीं आता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा देश है जैसे भारत है, तो भारत क्या सरकार कोई कानून ला रहा है ताकि आपके घरे आके पूछ रहा है कि हम ये कानून ला रहे हैं, सही है कि गलत है? नहीं ना पूछते आ रहा है। सरकार को आप एक बार चुन लिए, उसका सरकार को जो मन कर रहा है वो कानून अपना ला रहा है ना? भले विरोध हो रहा है तो कानून को वापस कर ले रहा है वो, लेकिन अलग बात है। यहाँ जनसंख्या भी तो इतनी बड़ी है ना कि आपको आके रोज हर एक सदस्य को थोड़ी ना पूछेगा। 140 करोड़ जनसंख्या को आके थोड़ी ना पूछेगा। इसलिए यहाँ पर कैसे लोकतंत्र है भारत में? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड। यहाँ पे जो है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहाँ पर इसका देश भी छोटा है और जनसंख्या भी क्या है, यहाँ पर कम जनसंख्या जो है कि आपको होने वाली है ना? और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता का हर निर्णय से जो है कि आपको हर निर्णय में भाग नहीं लेता है, बल्कि अपना एक प्रतिनिधि जो है कि आपको चुन के भेज देता है। देखिए यहाँ पर हम लोग संसद में अपने क्षेत्र से क्या चुन के भेजते हैं? अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं। क्या हम लोग 10 लाख की जनसंख्या पर हर एक जो है कि आपको जिसका जहाँ गांव होगा, घर होगा, वहां से संसद एगो भेजे होंगे कि नहीं भेजे होंगे चुन के? एगो ना एगो संसद गया होगा हर एक जगह पे। तो हम लोग नहीं भाग लेके हमारा संसद उस कानून में क्या ले रहा है? हमारा संसद उस कानून में भाग ले रहा है, कानून बनाने में संसद जो है कि आपको भाग ले रहा है। तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, है ना? हमारा जो हम जिस व्यक्ति को भेजे वो वोट गिरा रहा है, उसका काउंट हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग ना चुने हैं, है ना? उसको कौन चुना है? उसको आम जनता चुन के जो है कि आपको भेजा है। तो यही जो है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है कि आपको हो गया, है ना? और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भारत, अमेरिका, है ना, बड़े बड़े देश जो है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है कि आपको आधार होता है। आगे चलते हैं 41वें नंबर सवाल पे। 41वां सवाल क्या बोलता है जरा देखिएगा। 41वां सवाल जो आपका बोलता है, ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्यीय जो है कि आपको परिषद का गठन जो है कि आपको करता है? गठन कौन करता है अंतरराज्यीय परिषद का? तो इसका गठन राष्ट्रपति जो है कि महोदय करते हैं। आइए देखते हैं अंतरराज्यीय परिषद को। अंतरराज्यीय परिषद का गठन सहकार्य
सरकार या आयोग के सिफारिश पर जो है कि किया गया था, और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। और इसका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत जो है कि आपको वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 263 में जो है कि आपको अंतर्राज्यीय परिषद होने वाला है। कितना में होगा? 263 में होगा। तो यहाँ से एक सवाल और निकलता है कि आर्टिकल नंबर 262 में क्या है? 262 में आर्टिकल क्या है ये बताइएगा, है ना। और 266 में क्या है ये भी जो है कि आपको बताइएगा, और 267 में क्या है ये भी आपको बताना है। तीनों आपको बताना है। बताइए 262 में क्या है? नदी वाला है सर ना? हाँ, नदी जल विवाद है। क्या है? नदी जल विवाद 262 में। 266 में क्या है बताइए? अंतर्राज्यीय परिषद है क्या? अंतर्राज्यीय परिषद 263 में कथी है? फिर क्वेश्चन क्या पूछा था वही ना? संचित निधि। 266 में जो है कि आपको बोलता है संचित निधि की चर्चा की गई है, और 267 में जो बोलता है आकस्मिक निधि की चर्चा की गई है ना। संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसको होता है? संचित निधि से संसद को होता है। संसद को। आकस्मिक निधि से जो है कि आपको खर्च कौन कर सकता है? तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति जो है कि आपको खर्च जो है कि आपको कर सकता है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच जो है कि आपको समन्वय को स्थापित जो है कि करना है, इसका उद्देश्य होता है। और पहली बार इसका गठन कब किया गया? जून 1990 में किया गया। अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कि आपको अध्यक्षता। देखिए यहाँ बहुत लोग फंसते हैं, गठन करने की बात कर रहा है तो गठन कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। कौन कर रहा है गठन? राष्ट्रपति। हाँ, गठन राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्षता प्रधानमंत्री जो है कि आपको करता है। और यह वर्ष में कम से कम इसकी बैठक कितनी बार बुलाई जाती है? क्वेश्चन भी आई है। कितना बार? बहुत बार पूछा है। 3 बार जो है कि आपको बुलाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने जो है कि राज्यों में मान्यता, अभी जस्ट बता दिए कुछ दिन पहले, है ना। कितने राज्य में? 4 राज्यों में जो है कि आपका होना जो है कि आपको चाहिए। देखिए किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। 2 3 4 शर्त हैं, उसी शर्त को देखिएगा। पहला बोलता है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का कम से कम कितना % वोट लाना? 2%। 6% है। कितना % है? 6% जो है कि आपको मत प्राप्त करना है। और कुल मिलाकर जो है कि आपको 4 लोकसभा का सीट पर क्या करना पड़ेगा? विजय जो है कि आपको प्राप्त करना पड़ेगा। या पहला कंडीशन को फॉलो कर लीजिए, नहीं तो दूसरा वाले को। दूसरा में क्या बोल रहा है? दूसरा में बोल रहा है कि लोकसभा के 2% सीट को प्राप्त करना, अर्थात विभिन्न राज्य, अर्थात जो है कि आपको 3 भिन्न राज्यों में जो है कि आपको कम से कम जो है कि आपको 3 भिन्न राज्य में। और 2% का ही हम डेटा आपको निकाल के बताए थे। कितना सीट? 11 गो सीट को। कितना सीट? 2% का मतलब 11 गो सीट। 3 गो राज्य में जो है कि आपको क्या कर लीजिए, 11 गो सीट निकाल कर ले आइए लोकसभा का, आपको क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तीसरा क्या? निकालिए कितना है? 550 है। 550 का 2/100 कर लीजिए। काटिए, 1 0 1 0 कट गया, और 10 हुआ तो 2 से इनने कटा। 11 5 55, 11 दूना कितना हुआ? 11 दूना 22/2 कर लीजिए। कितना हुआ? 11 नहीं आया। अब मैथो सिखाएं कि आया कि अभी नहीं समझ में आया? यस सर, 11 आ गया। नहीं आया समझ में? हाँ या ना बोलिए ना। नहीं आया पता है तो फिर से सुन लीजिए। नहीं आया तो नहीं, आपको आ गया, इनको नहीं समझ में आया, हम इनको फिर से समझा देते हैं, है ना। इनको दिक्कत है, इनकी आवाज से ही पता चल गया कि इनको दिक्कत है। लोकसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितनी? अधिकतम सीटों की संख्या 550। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब यहाँ दिक्कत होगा तो फिर बहुत दिक्कत। अरे हाँ या ना बोलिए, यहाँ कोई दिक्कत? 550। अब क्या बोलता है कि 550 लोकसभा का कितना % सीट आना? 2% सीट आना। यही 2% बराबर 11 को आया है। तो इसका 2% निकालने का मतलब 2, अब % का मतलब होता है परसेंटेज को अगर काट देंगे तो बट्टा में क्या चल जाएगा? 100 चल जाएगा। चल जाएगा ना 100? यस। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा हमको बताइए ना। 1 0 से काटिए, 1 0 को 1 0, है ना। 2 5 10, 11 5 55। अब जो है कि आपको देखिए, अब 10 है तो 2 दूना का 2 5 जो है कि आपको 10 हो जाएगा। कितना? 5 से जो है कि आपको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार में कटेगा 10। यहाँ 5 से जो है कि आपको भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा 55। 11 5 55। क्लियर है? अब 11 गुना 2 कितना हुआ? 11 गुना 2 हुआ 22 हुआ। बट्टा में कितना पड़ा है? बट्टा में 2 पड़ा है। 2 से 22 को काटिए, 11 को आ गया। आया कि नहीं आया?
अरे हाँ या ना, तो 11 गो सीट जो है कि आपको हुआ, ठीक है ना, कितना सीट हुआ, 11 गो सीट हुआ। चलिए, अब तीन जो है कि लोकसभा का या 2% मत को ले आइए, नहीं तो कितना सीट को ले आइए, 3 गो राज्य मिलाकर 11 गो सीट को ले आइए, ठीक है। तब भी जो है क्या, तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, कम से कम जो है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय अगर जो है कि आपको दल अगर बांधते हैं, क्षेत्रीय पार्टी का अगर मान्यता कितने राज्य में मिल जाता है, 4 गो राज्यों में जो है कि आपको मिल जाता है, तब भी आपको क्या दे दिया जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है कि आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। अब आते हैं, किसी दल को राज्य स्तरीय दल बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी पड़ती है, वह राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। और राज्य में कोई दल स्थापित किया, उसको राज्य स्तरीय दल बनने के लिए क्या क्या जो है कि आपको टर्म्स कंडीशन है, उसको जरा देखिएगा। पहला टर्म्स कंडीशन बोल रहा है कि राज्य स्तरीय पार्टी कब बनेगा। पहला बोलता है कि राज्य में हुए लोकसभा के चुनाव में कुल वैध मत का कितना % वोट को लाना है, वैध जो वोट है 6%। 6% वोट को लाना है, प्लस जो है कि आपको कितना जो है कि आपको सीट आना चाहिए, एगो लोकसभा का सीट लोकसभा में आना एक चाहिए, सीट। है ना। एगो सो लोकसभा का मतलब कि राज्य भर में एगो लोकसभा का सीट भी आए, आप प्लस कितना आप वोट ले आए, वोट कुल जो है कि लोकसभा का 6% जो है कि आपको वोट लाना पड़ेगा। एगो कम से कम कितना सीट लाना पड़ेगा, कम से कम एगो सीटों लाना पड़ेगा, तभी राज्य स्तरीय जो है कि आपको पार्टी। जेडीयू कैसी पार्टी है, नीतीश कुमार वाली, राज्य स्तरीय पार्टी है। क्लियर है। आरजेडी कैसी पार्टी है, आरजेडी राज्य स्तरीय पार्टी है। हम जीतन राम मांझी की पार्टी कैसी पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है। चिराग पासवान की पार्टी कैसी पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी कैसी पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है। क्लियर हो गया। ये सब राज्य स्तरीय पार्टी जो है कि आपको होने वाली है। दूसरा टर्म्स कंडीशन क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट को ले आइए, और 2 गो विधानसभा में क्या ले आइए, 2 गो विधायक को जितवा लीजिए, मतलब 2 विधानसभा सीट ले आइए, है ना। या विधानसभा के चुनाव में कितना % वोट लाना होगा आपको, कम से कम 6% वोट लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या गो विधायक जितना चाहिए आपका, इसके साथ साथ 2 गो विधायक जितना चाहिए, तैयो जो है कि आपका क्या हो जाएगा, तैयो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। तीसरा बोलता है कि विधानसभा में कुल सीटों का 3% सीट लाना पड़ेगा, या 3 से ज्यादा सीट लाना पड़ेगा, या 3 सीट ले आइए या 3% से ज्यादा सीट ले आइए, तब भी जो है कि आपको क्या मिल जाएगा, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जो है कि आपको मिल जाएगा। चौथा बोलता है कि प्रत्येक 25 लोकसभा में से एक सीट जो है कि अगर लेके चले आते हैं, तो वो राज्य स्तरीय जो है कि आपको पार्टी का दर्जा मिलेगा। और पांचवा बोलता है लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध वोट का कितना % अगर सीट ले आते हैं, 8% जो है कि आपको, है ना, मतों का सीट जो है कि आपको लेकर आते हैं, तब भी आपको मिल जाएगा। तीसरा चौथा बहुत कठिन लग रहा है ना। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 गो अगर फुलफिल करिए लगा तो फिर बचेगा क्या, ऊपरे वाला में 2 गो खेला होगा, ये 3 गो बहुत कठिन है, ये जो बहुत कठिन हो गया तीनों। आगे चलते हैं। किसी दल को निलंबित दल, है ना, या राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है, तो यह मान्यता देता है चुनाव आयोग देता है। क्लियर है। नोट में क्या बोलता है कि आपको चुनाव आयोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। छोड़िए इसको, आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का वर्णन जो है कि आपको किया गया है। तो निर्वाचन आयोग की चर्चा भाग किसमें, भाग हो गया 15 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है कि आपको हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय होने वाला है, और इसका गठन देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने के लिए किया जाता है। अन्य नाम चुनाव आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है कि आपको होता है। शुरुआत में चुनाव आयोग 1 सदस्यीय था, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्यीय है, 3 सदस्यीय होने वाला है, और सभी सदस्यों का समान शक्ति एवं वेतन भत्ता इत्यादि प्राप्त होता है। 1 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 को अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जो पहले हो जाए। सभी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तहत हटाने का, पद से हटाने की शक्ति जो है कि आपको प्राप्त है, जो कठिन प्रक्रिया है। अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति इसको हटा दे सकते हैं, या आसान प्रक्रिया है। अवकाश के बाद ये दूसरे सरकारी पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर इसका चुनाव आयोग से छुट्टी हो गया तो एक भर दिन कहाँ बैठना है, घर में बैठना है, कोई सरकारी पद जो है कि आपको प्राप्त नहीं कर सकता है दोबारा।
है ना। आगे चलते हैं, आगे बोलता है कि निर्वाचन आयोग का कार्य की बात करेंगे, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, या संसद का चुनाव करवाता है अर्थात लोकसभा राज्यसभा का चुनाव करवाता है, साथ साथ विधानसभा विधानमंडल का चुनाव करवाता है। और विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद होता है। लेकिन स्थानीय निकाय का चुनाव जो है कि जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन राज्य जो है कि निर्वाचन आयोग जो है कि आपको करते हैं। ऊपर वाला बात को फिर से लिखा है। केंद्रीय चुनाव आयोग के अन्य कार्य की बात करेंगे। जनगणना के बाद संसद द्वारा जो है कि गठित परिसीमन आयोग के सलाह पर जो है कि निर्वाचन क्षेत्र को क्या करना, पुनर्निर्धारण करना। यह काम जो है कि आपको केंद्रीय निर्वाचन आयोग का होता है। मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट को तैयार करना और नए मतदाताओं की जो है कि पंजीकरण करना, मतलब कि नया मतदाता का नाम जो जुड़ता है वो कौन जोड़ता है, यही केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है कि आपको जोड़ता है। और मृत मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम का हटाना, ये कौन हटाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग हटाता है। जो मर गया उसको हटा देना, जो 18 साल प्लस हो गया उसको क्या करना, जोड़ देना, ठीक है ना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह देना, आवंटन करना, ये किसका काम होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम होता है। चुनाव चिन्ह विवाद का निष्पादन करना। देखें एक चच्चा भतीजा में, चिराग पासवान का चच्चा भतीजा में जो है कि आपको हो गया, तो देखें चुनाव चिन्ह का जो है कि आपको क्या कर दिया, निष्पादन कर दिया। तो इसके चच्चा का जो पहले से जो छाप था, बंगला छाप, वही इसके चाचा का रहने दिया। और इसका चिराग पासवान का क्या दे दिया है, चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप दिया है। कौन सा छाप है, हेलीकॉप्टर छाप होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। संसद सदस्य को आयोग से संबंधित निर्णय ये कौन लेता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको चुनाव आयोग के सलाह पर जो है कि आपको लिया जाता है। राज्य विधानमंडलों के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित निर्णय ये राज्यपाल के द्वारा जो है कि चुनाव आयोग के सलाह पर जो है कि आपको लिया जाता है। राज्यपाल ही करता है निर्णय, राज्यपाल ही लेगा, वहां निर्णय राष्ट्रपति ही लेगा, लेकिन निर्णय कौन देगा, सलाह कौन देगा, सलाह देगा वो देगा निर्वाचन आयोग देगा। कौन देगा, निर्वाचन आयोग देगा, है ना। दल बदल से संबंधित किसी संबंधित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय जो है कि आपको सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो इसका निर्णय कौन लेगा, अगर लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति होगा, अगर विधानसभा में है तो विधानसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय लेगा, है ना। आगे चलते हैं, वही चीज को नीचे में लिख दिया है। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं और 54 जो है कि कैसे दल हैं, 54 जो है कि राज्य स्तरीय जो है कि आपको दल है, और 2500 से प्लस जो है कि आपको कैसे दल है, निलंबित जो है कि आपको दल है। मतलब दल बन गया लेकिन सीट उठ कोई जीता उता नहीं है ना, 2500 प्लस है। आगे चलते हैं, चुनाव जो है कि प्रचार का समय जो है कि आपको कब तक होता है, तो उम्मीदवार की सूची प्रकाशन से मतदाता जो है कि आपको समापन के कितने घंटे पूर्व तक चुनाव प्रचार को समाप्त कर देना होता है, याद रखिएगा 48 घंटे जो है कि आपको पूर्व जो है कि आपको पूछता है कि चुनाव जो है कि प्रारंभ होने से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। ये दरोगा मेंस में पूछा गया सवाल है, कितना घंटा पहले, तो ये 48 घंटा पहले। 48 घंटा बराबर कितना दिन हो गया, 2 दिन हो गया। कितना दिन हो गया, 2 दिन हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है, भाषा संबंधित 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है कि आपको भाषा का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान में कितना भाषा, वर्तमान में 22 भाषा। 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत, 21वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 15 के बाद 3 जुड़ा था, 18 हुआ नमक, 9 से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी। ये तीनों को कौन संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1967 में। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में, 67 बोल रहे हैं, ठीक ना। 67 में तो पहला हो गया, 1992 में दूसरा हो, ठीक है। अब हुआ जो है कि बोर्ड मास, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन 2003 में जो है कि आपको हो गया। और टोटल लैंग्वेज कितना हो गया, टोटल लैंग्वेज हो गया 22। कितना लैंग्वेज हो गया, 22 जो है कि आपको लैंग्वेज हो चुका है। मूल संविधान में 14 था, वर्तमान में 22 है। आगे चलते हैं, ये सब लिखा होगा आगे, है ना, सब तो वही लिखा है जो हम आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है कि योजना, योजना किस सूची का विषय है, तो योजना एक राज्य सरकार भी अपनी योजना बना सकती है, संघ सरकार भी अपनी योजना बना सकती है। तो दोनों बना सकता है, तो कहाँ रखा जाएगा, दोनों जब बनाएगा तो समवर्ती में जो है कि आपको रखा जाएगा। तो योजना समवर्ती सूची का जो है कि आपको बात,
देखिए सूचियों की संख्या जो है कि आपको कितनी प्रकार की सूची होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती। राष्ट्रीय संवर्ती। और ये संविधान के कैमी अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 7वां। सूचियों तीन प्रकार की राज्य सूची और संवर्ती सूची बनाने का अधिकार किसको होता है? आपका आवाज सर स्लो आवाज नहीं हो आ गया रही। था। सर का आवाज स्लो आ रहा। मेरे तरफ तो आ ही नहीं रहा। आवाज जा रहा है? यस सर। अब आ रहा। संवर्ती सूची में बनाने का शक्ति किसको होता है? संवर्ती में दोनों को, केंद्र को ज्यादा दोनों होता है। को नहीं, दोनों को होता है। विवाद होने पर किसका फॉलो अप करेगा, किसका वैलिड होगा? तो ये संघ केंद्र सरकार का। वाला वैलिड। ठीक है। संघ सूची में संघ बनाता है, राज्य सूची में राज्य बनाता है। लेकिन राज्य सूची में कभी कभी संघ बनाता है कानून। कौन सा अनुच्छेद के तहत बना देता है संघ? राज्य सूची के विषय पर संघ सरकार कानून बनाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। क्वेश्चन शानदार है, सबको कितना बार बताए होंगे। 249 सर। क्या बोले सर, एक बार फिर से बोले सर। 249। ठीक, आंसर निकल बुक गया। से केंद्र देख के सरकार बोल जो है दिए। कि आपको, है ना, केंद्र सरकार जो है कि राज्य सूची पर जो है कि आपको कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। लेकिन है ना, कुछ समयों पर यह संघ सरकार के पास चली जाती है। आर्टिकल नंबर 249 के तहत जो है कि ऐसा होता है। क्लियर है ना? आर्टिकल नंबर 249 के तहत जो है कि आपको ऐसा होता है। देखिएगा, सूचियों का वर्णन जो है कि 7वीं अनुसूची में किया गया है। और इसमें 3 प्रकार की सूची है, संघ, राज्य और संवर्ती जो है कि आपको सूची होती है। संघ सूची में जो है कि आपको रक्षा, विदेश, डाक, है ना, डाक जो है कि तार, बैंकिंग इत्यादि जो है कि किस सूची का? यह संघ सूची का हो गया, है ना। संघ सूची पर जो है कि आपको डाले गए विषय या केवल जो है कि आपको संघ सरकार कानून जो है कि आपको बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य बना सकता है। इसका जो है कि आपको विषय स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि, है ना, जेल। जेल जो है कि आपको किस सूची का है? जेल जो है कि आपको राज्य राज्य सूची का सूची। विषय होगा। पुलिस की बात करेंगे, पुलिस की सूची का होगा, राज्य सूची राज्य का जो है सूची। कि आपको विषय जो है कि आपको होने वाला है। एक हो गया संवर्त। देखिए, अरे कौन रो रहा है जी? आगे चलते हैं। देखिए यहीं पर दिया अनुच्छेद 249 दिया है ना, लिखा है ना। राज्यसभा के जी। पास ये शक्ति होती है कि जो है कि राज्य सूची पर जो है कि आपको राष्ट्रीय महत्व का जो है कि आपको होगा, तब इस पे 249 के तहत जो है कि आपको किया जाएगा। और नीचे देखिए, ये वैलिड कितने दिनों के लिए होगा? वैलिड 1 साल कितने के दिनों एक के लिए वर्ष होगा? लिखा हुआ। 1 साल के लिए जो है कि आपको होगा वैलिडिटी इसकी। 1 वर्षों के लिए जो है कि आपका कानून कोई बनाता है तो वैलिड 1 वर्षों के लिए होगा। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इस पे दोनों बना सकता है, लेकिन विवाद होने पर किसका मान्य होगा? विवाद होने केंद्र पर सरकार किसका का। मान्य केंद्र हो का। जाएगा? केंद्र का जो है कि आपको मान्य जो है कि आपको होगा। एक होता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची पर अधिकार किसका होता है? केंद्र का। अपशिष्ट में किसी का ना ज्यादा। केंद्र का जो है कि आपको होता है। केंद्र ठीक का। ना, केंद्र का ही जो है कि आपको अवशिष्ट सूची का अधिकार होता है। और अवशिष्ट सूची भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अवशिष्ट सूची को ग्रहण किया गया है? बताइए। कनाडा का। कनाडा के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। जो इन तीनों में नहीं है उसको कहाँ रखा गया? उसको रखा गया अवशिष्ट सूची में रखा गया है। या जो कोई नया कानून आ रहा है, समय के हिसाब से कुछ कुछ नया आ रहा है, जैसे कोरोना वायरस हो गया। तो कोरोना वायरस हो गया तो इसमें पहले से कोई जान रहा था कि कोरोना आएगा? नहीं ना जान रहा था। तो ऐसे सब विषय, जो जो नया विषय दिखेगा वो सबको कहाँ डाल दिया जाएगा? तो सबको अवशिष्ट सूची में जो है कि आपको डाल दिया जाएगा। अवशिष्ट पर भी अधिकार किसका होता है? अवशिष्ट पर भी अधिकार होता है केंद्र का होता है। क्लियर है? केंद्र का जो है कि आपको होता है। चलेगा। संवर्ती सूची का विषय में बात करेंगे। परिवार नियोजन, शिक्षा, वन हो गया, योजना हो गया, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण हो गया। ये सब किसका हो गया? ये सब जो है कि आपको संवर्ती का हो गया। लेकिन जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है कि आपको संघ सूची का विषय होगा। कौन सा विषय होगा? संघ सूची मतलब केंद्र होगा ना, तो संघ मतलब हो गया, क्या हो गया? संघ हो गया, है ना। अवशिष्ट सूची यहाँ पर लिख ही दिए, बता ही दिए, है ना। और भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास जो है कि आपको निहित होगा, जबकि अमेरिका में यह राज्य के पास जो है कि आपको होता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीयों का मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार जो है कि आपको नहीं है? तो मूल अधिकार जो है कि आपको नहीं है अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना, जो है बनाने पर शिक्षण प्रतिबंध। संस्थान
अच्छा, प्रतिबंध जो है कि ये मौलिक अधिकार जो है कि आपको नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कानून के समक्ष समानता, ये कितना में है, आर्टिकल नंबर 14 में है। कितना में है, 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर कितना में, 25 में जो है कि आपको होगा। और भाषण देने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 के क में जो है कि आपको, है ना, क में जो है कि आपको होगा। लेकिन देखिएगा, अपने शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये प्रतिबंध जो है कि आपको नहीं किया गया है। अपने शिक्षण संस्थान बनाने पर जो है कि आजादी जो है कि आपको दिया गया है। ये आर्टिकल नंबर जो है कि आपको क्या बोलता है, 30 जो है कि आपको बोलता है। कौन बोलता है, आर्टिकल नंबर 30। 30 को जब पढ़िएगा ना, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को जब पढ़िएगा, तो अल्पसंख्यकों को 29 में लिखा गया अल्पसंख्यकों के हितों में आरक्षण या संरक्षण की बात जो है कि कहा गया है। और 30 में ये कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे और उसके देख रेख रख रखाव कौन की करेगा, तो वही जो है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है कि आपको करेगा। और इसी के तहत देखिएगा तो जो है कि आपको गांव में क्या चलता है, मदरसा जो है कि नाम सुने हैं, मदरसा, जी। वही जो है कि यस आपको सर। चलाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से निकलकर सामने आ गया। आगे चलते हैं। देखिएगा, आर्टिकल नंबर 14 जो है कि विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल नंबर 25 धर्म की जो है कि आपको स्वतंत्रता मानने की आजादी है, आचरण करने की आजादी है। आर्टिकल 19 में जो है कि आपको भाषण देने की स्वतंत्रता होने वाला है। 46 की बात करेंगे, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भारत के निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रयुक्त होता है। अब तो यहाँ भी होगा, जब क्वेश्चन पूछा गया था तब नहीं हो रहा था, कहाँ कौन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, है ना। लेकिन अब वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में सब जो है कि आपको होगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला है 47वां सवाल। 47वां बोलता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग राज्य के लिए नीति सिद्धांत तत्वों का उल्लेख करता है। तो डीपीएसपी की चर्चा किस भाग में, तो भाग 4 में होगा। किसमें होगा, भाग 4 में जो है कि आपको डीपीएसपी होगा। लेकिन भाग 4 के अगर क की बात करेंगे तो क में क्या होगा, मौलिक मूल कर्तव्य। कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको होगा। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य होगा। और ये भाग 4 जो है कि डीपीएसपी कहाँ के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के आयरलैंड। संविधान से जो है कि आयरलैंड। आपको लिया गया है। और डीपीएसपी नीति सिद्धांत या तत्व जो है कि भविष्य का अधिकार जो है कि आपको कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निषेध तत्व के बारे में कहा है कि यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 में लिखित जो है कि अनुदेशकों के समान जो है कि आपको होने वाला है। एलन सिंघवी समिति ने इस संविधान का जीवन दान देने वाली क्या बोला है, एक संस्था जो है कि आपको बोला है एलन सिंघवी के द्वारा। और इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित होती है, मतलब न्यायालय में इसके लिए आप क्या नहीं कर सकते हैं, दरवाजा को नहीं खटखटा सकते हैं। अगर सरकार के पास होगी तो देगा और नहीं होगी तो नहीं देगा। ठीक ना। देखिए वही बात को लिखा है कि इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं जा सकते हैं, नहीं खटखटा सकते हैं, है ना। प्रत्येक जो है कि आपको प्रत्येक सरकार जो है कि इस पे लागू करने का प्रयास जो है कि आपको करती है। अगर सरकार पर्याप्त जो है कि संसाधन हो तो जो है कि आपको लागू करने की बात जो है कि आपको कही जाती है। देखते हैं ना, इसलिए कहीं कहीं बेरोजगारी भत्ता कुछ मिलता है, किस राज्य में कुछ राज्य में कोई और मिलता है। तो वो जो है कि राज्य अपना जो है कि आपको देखता है संसाधन, उसके बाद जो है कि आपको वितरण करता है। यह मौलिक अधिकार के भांति स्वतः लागू नहीं होता है ना। स्वतः लागू जो है कि आपको नहीं होता है, बल्कि डीपीएसपी को लागू कराने के लिए कानून जो है कि आपको बनाना पड़ता है ना। मौलिक अधिकार से राजनीतिक जो है कि न्याय की स्थापना होती है, जबकि डीपीएसपी जो है कि आपको राज्य के सिद्धांत तत्व से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की क्या होती है, स्थापना जो है कि आपको होती है। मौलिक अधिकार से व्यक्तिगत हित को बढ़ावा मिलता है, जबकि डीपीएसपी से सामाजिक और सामुदायिक हित को क्या मिलता है, बढ़ावा जो है कि आपको मिलता है। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत का गठन की बात कहा गया है। 44 में समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता करंट में किस राज्य में लागू हुआ है, करंट में उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है कि आपको यूसीसी लागू जो है कि आपको किया गया है। क्लियर है ना। 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कि आपको देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, इसी के तहत आईसीडीएस केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होता है। अनुच्छेद 47 शराबबंदी, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शराबबंदी कानून बिहार में इसी आर्टिकल के तहत लागू है। 48 में कृषि पशुपालन, 48A में पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण, 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा जो है कि आपको दिया जाएगा। ये जो भी आर्टिकल था सब किसका आर्टिकल था, सबका सब डीपीएसपी का आर्टिकल जो है कि आपको था। क्लियर है।
आगे चलते हैं 48वें सवाल पे आते हैं। 48वां सवाल बोलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो 12 वर्ष। 2 साल, देखिए 2 साल कैबिनेट मिशन बना, उसके बाद जो है कि आपको संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन होने के बाद जो है कि आपको संविधान लागू हुआ आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी नवंबर 1949 1950। को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है कि आपको लागू हुआ। और इसी दिन जो है कि आपको आज जो है कि आपको 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। पूर्ण रूप से जो है कि आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 की घटना है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रीय गान को है ना, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय जो है कि आपको गीत को, ये सबको जो है कि आधिकारिक रूप से क्या, राष्ट्रीय झंडा, ये सबको आधिकारिक रूप से जो है कि आपको मान्यता दे दिया गया था। और 1950 से लेकर 1952 तक जो है कि कोई चुनाव नहीं होती है। 1952 में जब लोकसभा का गठन होता है ना, तो पहली बार चुनाव होती है। और 1952 में ही पहली बार किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो 1950 से लेकर 1952 तक कोई चुनाव नहीं हुआ, तब भी राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र बाबू थे। क्लियर है? अब 52 से लेके 57 तक एक टर्म में बनते हैं, 57 से लेके 62 तक दूसरे टर्म में बनते हैं। 10 साल उधर हो गया, 2 बार चुनाव जीते हैं। अब 2 साल पहले से बने, तो कितना साल हो गया? 12 साल। 12 साल हुआ ना, तो यही 12 साल जो है कि आपको राष्ट्रपति रहे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई में जो है कि आपको हुआ था। और वर्तमान में ये जीरादेई किस जो है कि आपको जिला में पड़ता है? जीरादेई है मुरली भरोवा के निवासी जो है कि आपको तो सिवान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सिवान में जो है कि आपको पड़ता है। कहाँ पे? सिवान में पड़ता है ना। मुरली भरोवा के वो थे जी, कौन थे बताइए? नाम याद आ रहा है, बताइए वो आप ही लोग राजकुमार पहले। शुक्ल। हाँ, राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है ना, आगे चलते। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं, त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं। राजेंद्र प्रसाद 1946 में अंतरिम कैबिनेट में खाद्य एवं कृषि मंत्री रहते हैं। और भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे, यही जो है कि आपको रहते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहते हैं। और सबसे अधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति यही थे। 1950 से लेकर कब तक? 1962 तक। टोटल 12 साल जो है कि आपको रहते हैं। और ये लगातार 2 कार्यकालों के लिए चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। अवकाश के बाद राजेंद्र प्रसाद पटना स्थित जो है कि आपको कौन सा जो है कि आपको मिला था आश्रम? सदाकत आश्रम जो है कि आपको मिला था। और यही सदाकत आश्रम में आज देखिएगा तो बिहार कांग्रेस कमेटी का जो है कि आपको मुख्यालय होने वाला। तो बिहार कांग्रेस का मुख्यालय यही पटना के सदाकत आश्रम में जो है कि आपको होने वाला है। और प्रथम जो है कि आपको है ना, प्रथम जो है कि आपको राष्ट्रपति जिनका मृत्यु जो है कि पद पर रहते हुए जो है कि आपको हो गया, तो वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम जो है कि आपको राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और एकमात्र राष्ट्रपति जो पहली बार चुनाव हार गए पर बाद में निर्विरोध जो है कि आपको चुने गए, वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है कि आपको थे। और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। और प्रथम जो है कि आपको महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रथम जो है कि आपको आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी महिला राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जो है कि आपको होगी। 49वां सवाल क्या बोलता है? 49वां, निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। किसके? कौन हटाता है निर्वाचन आयोग को? अभी जस्ट में पढ़े हैं, राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति जो है कि है ना। हाँ, तो मुख्य जो है कि आपको तो यहाँ राष्ट्रपति हटाता है। कहीं ऑप्शन में राष्ट्रपति चर्चा किया नहीं किया? ऑप्शन नंबर डी पर ये क्या दिया? अपिक्त में से कोई नहीं। मार दीजिए, ऑप्शन वही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका हो जाएगा। चलते हैं आगे। निर्वाचन आयोग के बारे में सब कुछ बता चुके हैं, इसको फिर से नहीं पढ़ेंगे वही चीज को तीसरा बार। आगे चलते हैं, 50वां सवाल पे आते हैं। 50वां सवाल बोलता है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम या गणपूर्ति कितना? 1/10। देखिए, कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है सदन को चलने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या। सदन को चलने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या को ही क्या कहते हैं? कोरम या गणपूर्ति करते हैं, है ना, कोरम कहते हैं। चलिए लोकसभा की बात करेंगे। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या अभी जस्ट बताए थे, कितना बताए थे अधिकतम सीटों की संख्या? 550। 550 को बोल रहा है क्या 1/10 चाहिए, तो मतलब गुना 1/10 कीजिए। अब 55 हो गया,
55 55। होगा जी, कितना होगा? 55 होगा। और राज्यसभा की बात कर, राज्यसभा में कितना होता है? 250। कितना अधिकतम सीटों की संख्या होता है? 250 बटा 1/10 के जी, 1 जीरो कट जाएगा, कितना हो गया? 25 हो जाएगा। 25। मतलब राज्यसभा का सदन चलने के लिए 25 सीट अनिवार्य, 25 संख्या जो है कि आपको सदस्यों का अनिवार्य होगा। और लोकसभा चलने के लिए कितने सदस्यों के 55। अनिवार्य होगा? 55। अगर इतना जो है कि लोग रहेंगे ना, तो जो है कि आपको क्या चलेगा, तब जो है कि सदन चल पाएगा। अगर इससे कम रहेंगे तो उस दिन सदन स्कूल क्या हो जाएगा, उस दिन छुट्टी जो है कि आपको रहेगा, है ना। तो बैठक के लिए न्यूनतम अनिवार्य सदस्यों की संख्या, यही आपको कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। यही कोरम या गणपूर्ति को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाप्त कर दिया गया था। फिर से अपना दिया गया कोरम या गणपूर्ति को, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है कि अपना लिया गया। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। देखिए, कोरम जो है कि पूरा न होने पर सदन के पीठासीन अधिकारी बैठक को क्या कर देते हैं? स्थगन कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, मतलब उस दिन नहीं चलता है। लोकसभा में 550 सीट होता है, मतलब 55 हो गया, यही चीज जो बताए हैं। और राज्यसभा में 250, मतलब 25 हो गया, है ना। और लोकसभा राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन जब होगा तो उसकी कोरम जो है कि 50 और 25 कितना हो गया? 80 जो है कि आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। मतलब संयुक्त अधिवेशन में कम से कम कितना जो है कि लोग आना चाहिए? 80 को जो है कि आपको लोग आना चाहिए, है ना, तभी जो है कि आपको चल पाएगा। कोरम गणपूर्ति के लिए 42 के तहत हटाया गया, 44 के तहत फिर से बहाल किया गया। 51 नंबर सवाल। 51वां सवाल बोलता है कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक कानून जो है कि बन पाता है जब उस पर किसका हस्ताक्षर हो जाता है? राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति का। जब कोई कानून लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा जाता है, राज्यसभा भी पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति के हाथों में जाता है। किसके हाथों में जाता है? राष्ट्रपति के हाथों में जाता है। राष्ट्रपति उस पर 3 गो चीज कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं कि उसको सिग्नेचर करके उस कानून को पारित करके भेज सकते हैं, मतलब पारित हो गया। सिग्नेचर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। पहला काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के पढ़ेंगे और उनको कुछ कमी लगेगा तो उसको सुधारने के लिए एक बार कहाँ भेजेंगे? एक बार फिर से कैबिनेट के पास भेजेंगे। अगर कैबिनेट के पास भेजे, कैबिनेट का मन हुआ सुधारने का तो सुधारेगा, अगर नहीं मन हुआ सुधारने का तो डायरेक्ट जो है कि राष्ट्रपति को भेजेगा, तो दूसरा बार में वो सिग्नेचर करने के लिए क्या हो जाएंगे? बाध्यकारी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बाध्यकारी। 2 गो हो गया। तीसरा कर सकते हैं कि पढ़ उड़ के, इनको कुछ समझ उमझ में नहीं आएगा, चाहे लगेगा कि इससे कोई माहौल देश का गड़बड़ा सकता है, तो ये मोड़ के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसी को कहते हैं पॉकेट बीटो। कौन सा बीटो कहते हैं? पॉकेट बीटो कह सकते हैं। उस पे ना अपना हाँ बताएंगे ना अपना न बताएंगे, मतलब उसको अपने पास हमेशा के लिए रख लेंगे। जब तक उनका इच्छा करेगा तब तक उस बिल को अपने पास जो है कि आपको रख सकते हैं। तो ये 3 काम जो है कि राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन साधारण रूप से पूछ रहा है कि साधारण रूप से कब कानून बन जाता है, विधेयक कब कानून बनता है? जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तब जो है कि आपको बनता है। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, है ना। देखिएगा क्या बोलता है कि राज्यसभा उच्च सदन, बड़ों का सदन अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। और सामान्य तौर पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष के बाद जो है कि आपको विघटित हो जाता है। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 साल से पहले भी इसका क्या हो सकता है? विघटन कर सकते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और कौन होता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। छूट गया क्या? आगे नहीं पढ़े क्या ना? ठीक है, आगे चलते हैं। 52वां सवाल पे आते हैं। 52वां सवाल क्या बोल रहा है? 52वां सवाल बोलता है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। क्या यहाँ पर कर दिया? 1958 कर दिया है। क्या कर दिया है? 58 कर दिया। यही तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, इसीलिए हाईलाइटर यहाँ पर लगा हुआ है। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ है। कब हुआ है? 52 में हुआ है। लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है। क्या सही बात है कि गलत है? सही बात। सही है, चलो सही सही है, बात। सही है। आगे चलते। दूसरा बोल रहा है कि इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। क्या सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है। यस सही है। सर। तीसरा बोलता है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सर। किए जाते हैं। सही है गलत है? सही है। यस। सही है, तीनों सही है। मतलब एगो खाली सी नंबर क्या है गलती है, 1958 कर दिया है। जो क्या होना चाहिए? 1952 जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। 2 वर्ष में। हाँ। 1/3 जो है कि आपको 2 वर्ष में आते हैं, 2 वर्ष में जाते हैं। ठीक तो है, क्या दिक्कत है? इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, जबकि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और उसको चुनने का काम कौन करता है? इसके चुनने का काम विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको होता है। मतलब विधायक जो है कि इसके चुनाव में जो है कि आपको भाग लेते हैं।
जहां पर विधानसभा है वहां पर जो है कि आपको वहीं से राज्यसभा के लिए सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या होता है, चुनाव जो है कि आपको होता है। तो कहाँ कहाँ होगा, तो 28 गो राज्य में, सभी राज्य में विधानसभा है और 3 गो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। कहाँ कहाँ, एगो दिल्ली में है, एगो पुडुचेरी में है और एगो जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको होगा, है ना। विधानसभा है अंततः यह सभी राज्य के सभी जो है कि आपको सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कि आपको 6 वर्षों के लिए जो है कि आपको होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। अर्थात राज्यसभा के सारे सदस्य एक बार में अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं। अर्थात राज्यसभा नियंत्रण चलने वाली सदन है या संस्था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। क्लियर हुआ, अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी क्यों कहा जाता है, ये भी जो है कि आपको बात हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन है 53वां सवाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद से त्याग कर सकता है, किसको पत्र लिख सकता है, किसको त्याग पत्र दे सकता है, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, या हाई कोर्ट का होगा या सुप्रीम कोर्ट का होगा। सब के सब न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीश, सब के सब अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा, सब के सब अपना त्याग पत्र जो है कि आपको राष्ट्रपति को सौंपेगा। चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, सब के सब का नियुक्ति कौन करता है, सब के सब का नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कोलेजियम विधि से होती है, और हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति जो है कि आपको, उसकी नियुक्ति के लिए जो है कि आपको 3 लोगों से सलाह लिया जाता है, उस राज्य के राज्यपाल से। राज्यपाल और उस राज्य के मुख्य आर्टिकल जो है कि आप, ठीक है, आर्टिकल भी रिलेट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट में जो है कि उस राज्य के राज्यपाल से, है ना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और जिस राज्य में हाई कोर्ट में नियुक्त करना है उस राज्य के क्या, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ये तीनों से सलाह लेकर जो है कि आपको हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो है कि आपको, है ना, नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है कि आपको कर सकते हैं। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर कहाँ तक, 147 तक जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है कि आपको होगी। ठीक है, जबकि हाई कोर्ट की चर्चा की बात करेंगे, हाई कोर्ट की चर्चा जो है कि आपको कितना में होगा, 214 में जो है कि आपको हाई कोर्ट की चर्चा होगा। और ये जो 214 में जो है कि आपको बोलता है राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, 215 बोलता है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, 216 बोलता है कि उच्च न्यायालय का गठन, हाई कोर्ट का गठन राज्यों में जो है कि आपको किया जाएगा, और 231 बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, ये जो है कि आपको बोलता है। और वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या की बात करेंगे, 25 हाई कोर्ट हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, देखिएगा, बोलता है कि आपको वर्तमान उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया, और भारत में एकीकृत न्यायिक जो है कि आपको व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में दोहरी जो है कि आपको होने वाली है, एक संघ और दूसरा राज्य ये अमेरिका का है। भारत में एकल न्यायाधीश व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और अनुच्छेद नंबर 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या रखा गया, स्वतंत्र जो है कि आपको रखा गया है। और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संविधान का इकलौता एवं अंतिम क्या है, व्याख्याता है, मतलब यही व्याख्याता करता है संविधान का। और यह देश के अपील का सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। इससे आगे आप अपील नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई केस, अगर आपका बिल नहीं मिलता है तब सिविल कोर्ट से नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से भी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, अंतिम रूप से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, उससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। आजादी के पहले जो है कि अपील सर्वोच्च न्यायालय और प्रिंसिप जो है कि आपको काउंसिल लंदन इंग्लैंड तक जो है कि आपको जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है ना। न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार का रक्षक जो है कि आपको होता है, और न्यायालय जो है कि आपको संविधान का संरक्षक होता है। मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 32 के तहत क्या निकालता है, रेट निकालता है। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में 34 है, 33 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार ये किसके पास होता है, तो ये संसद के पास होता है। किसके पास होता है, संसद के पास होता है। लेकिन हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार ये किसके पास होता है, हाई कोर्ट में, राष्ट्रपति के पास, ये राष्ट्रपति के पास जो है कि आपको होता है। सभी न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में दिलाते हैं, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है,
राज्यपाल जो है कि आपको दिलवाते हैं। कौन? राज्यपाल दिलवाते हैं। और सब का सब अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो। आगे चलते हैं। न्यायाधीशों को हटाने के लिए अब महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम जो है कि उम्र का उल्लेख नहीं है, जबकि अधिकतम उम्र का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल, हाई कोर्ट के लिए कितना साल? 62 साल जो है कि आपको होता है। कितना होता है? 62 साल जो है कि आपको होता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करती है, 124 में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा है, 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है और 131 में सुप्रीम कोर्ट का मौलिक जो है कि आपको क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार है। 137 में सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय को क्या कर सकती है? पुनः विचार कर सकती है। उसको अगर लगेगा कि हम गलत कुछ निर्णय दे दिए हैं तो वो पुनः विचार के लिए 137 के तहत जो है कि आपको जा सकती है ना, रिव्यू करने के लिए। और 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है ना, लेकिन ये देने के लिए बाध्य होता है, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता। उसको मन होगा तो मानेगा, नहीं मन होगा तो नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट एक स्थान दिल्ली का है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से देश के किसी भी भाग में एक खंडपीठ स्थापित कर सकता है। किसका खंडपीठ स्थापित करने की बात कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जो है कि आपको बोल रहा है कि स्थापित करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अवकाश के बाद किसी भी न्यायालय में जो है कि वकालत नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है तो कोई चाहेगा कि अन्य कोर्ट में जाके एडवोकेट का काम कर लें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? 54 नंबर सवाल से यहाँ से हम लोग कल जो है कि आपको क्या करेंगे? चर्चा जो है कि आपको करेंगे।